हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो राजस्थान बोर्ड की क्लास 7th की बुक में पढ़ा रही हूँ। पहली वीडियो में मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवाए थे। आज उसके आगे के जो चैप्टर हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 है राजस्थान में कृषि विपणन। लिखा है, नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के काफी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी हो जाता तो दाम बहुत कम देना चाहता। इससे नाथू काफी परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई। आगे लिखा है, राजस्थान में कृषि उपज मंडी। चलिए पढ़ लेते हैं कृषि उपज मंडियों के बारे में। लिखा है, कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। आगे लिखा है, ये बाजार बिचौलियों से किसान का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं, जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सकें। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। तो आधुनिक युग है। अब जो किसान सामान बेचने के लिए जाते हैं तो अपने सामान का जो मूल्य है पहले ही पता कर लेते हैं। ऑनलाइन कर दिया है कई मंडियों को, तो वे पहले ही पता कर लेते हैं कि कितना मूल्य किस वस्तु का चल रहा है, यानी कि उनकी उपज का कितना मूल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिये भी होते हैं। कुछ आड़तिये, जिन्हें कच्चे आड़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिये भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। तो 2 प्रकार के आड़तिये मंडी में होते हैं, कच्चे आड़तिये होते हैं और पक्के आड़तिये होते हैं। यहाँ आप मंडी का चित्र भी देख सकते हैं। आपके आसपास भी मंडियां होंगी तो आप लोगों ने देखी होंगी। आगे लिखा हुआ है, राज्य में नियमन के लिए कृषि जिंसों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध है इसलिए। आगे लिखा है,
कृषि मंडी में किसान को क्रेता यानी खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है कृषि विपणन। तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जैसी परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। आगे लिखा है कृषि उपज मंडी। तो किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासित समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। आगे लिखा हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये क्या है, चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशनों की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। तो सरकार जो उपज जो है, किसानों की उपज सही मूल्य पर खरीदती है, उसका क्या किया जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाती है और राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक इन्हें पहुंचाया जाता है। और यह कार्य जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर दो महत्वपूर्ण तथ्य फिर से लिखे हुए हैं। लिखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। तो यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्य वितरण की सुविधा प्रदान करती है। और उचित मूल्य की दुकान, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। लिखा है सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है, तो वह कहलाती है उचित मूल्य की दुकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उचित मूल्य की दुकान का एक चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे लिखा हुआ है उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आगे लिखा है इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित अभ्यर्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। तो अब वर्तमान में क्या किया जा रहा है, जो बायोमेट्रिक सत्यापन है उसी के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। आपने देखा होगा जो राशन, सरकारी राशन की दुकानें हैं जिन्हें उचित मूल्य की दुकान कहा जाता है, तो उन पर जो राशन दिया जाता है वहां पर बायोमेट्रिक से सत्यापन किया जाने लगा है, ताकि जो कालाबाजारी है उसे रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इस अध्याय में आपने जाना कि राज्य
कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्न को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। तो लेसन जो है यहीं पर होता है समाप्त। अब यहाँ पर जो शब्दावली लिखी हुई है उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। लिखा है विपणन, तो वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रेता, खरीदार और न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये क्या होता है? तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। तो ये चौथा लेसन था, यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। अगला लेसन है राजस्थान में व्यापार। 5वां अध्याय है राजस्थान में व्यापार। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है कृषि आधारित उद्योग के बारे में। लिखा है अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को 2 श्रेणी में विभक्त किया जाता है। पहला है वृहद उद्योग यानी कि बड़े उद्योग, और दूसरा है लघु एवं कुटीर उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग 2 प्रकार के हैं, एक बड़े उद्योग हैं और एक लघु एवं कुटीर उद्योग हैं। तो चलिए सबसे पहले कृषि आधारित बड़े उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती हैं, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं, फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है और मैंने प्रैक्टिस में लिया भी है ये प्रश्न। सभी प्रश्न इन्हीं किताबों से तो पूछे जाते हैं। आगे लिखा है ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती हैं, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। तो ये तो थे बड़े उद्योग, वृहद उद्योग जिन्हें कहते हैं। अब लिखा हुआ है कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। तो लिखा है राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग हैं। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इनमें सूती, खादी सिल्क, घाड़ी तेल, गुड़ तथा खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।
अब लिखा हुआ है आयात और निर्यात के बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है, एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है, एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। तो आयात और निर्यात क्या है ये आपको याद रखना है। किसी देश या राज्य से हम वस्तु को मंगवाते हैं तो वह कहलाता है आयात, और जब हम किसी अन्य देश या राज्य में वस्तु भेजते हैं तो वह कहलाता है निर्यात। अब यहाँ पर प्रसंस्करण के बारे में लिखा है। प्रोसेसिंग क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके, तो वह कहलाता है प्रसंस्करण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो यह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यह व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आगे लिखा है राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। आगे लिखा है राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। तो राजस्थान में ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर, बांस, पत्थर, सरसों का तेल, ये सभी निर्यात किए जाते हैं, यानी कि राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजे जाते हैं। और चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल और बिजली के सामान, मशीनरी और परिवहन उपकरण ये दूसरे राज्यों से मंगाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती हैं। इनमें से मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊनी कपड़े एवं ऊन, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दनिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। तो इनका निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में। आगे लिखा है राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की तो राजस्थान में ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, कली, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल, इन सब का निर्यात किया जाता है, यानी कि राजस्थान से अन्य राज्यों में ये भेजे जाते हैं। और आयात किसका किया जाता है? चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी और परिवहन उपकरणों का, ये अन्य राज्यों से राजस्थान में मंगवाए जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ आप चित्र में कालीन देख सकते हैं। आगे लिखा है राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती हैं।
इनमें से मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर, पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक, पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरियां एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये लकड़ी की वस्तुएं हैं, ये आभूषण देख सकते हैं चित्र में। आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो लेसन होता है यहीं समाप्त। आयात और निर्यात के बारे में इस लेसन में जाना है। राजस्थान से क्या क्या वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, क्या क्या आयात की जाती हैं और किन के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, इन सब के बारे में जाना है इस लेसन में। शब्दावली लिखी हुई है, शब्दावली पढ़ लेते हैं। आयात क्या होता है? वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना। निर्यात क्या होता है? वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना। प्रसंस्करण क्या है? कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया। अगला लेसन है अध्याय 6, राजस्थान के प्रमुख शासक। ये लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो शासक हैं उनके बारे में बताया गया है और शासकों से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। और ये लेसन बड़ा भी है, आप देख सकते हैं। इस लेसन में आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, मालदेव के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, महाराजा राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राज सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, महाराजा सूरजमल, इन सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इस लेसन को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एसएसटी की प्रैक्टिस में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्रैक्टिस की 26 वीडियो आ चुकी हैं और अब मैं एसएसटी के सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा रही हूँ और रिवीजन की पहली वीडियो आ भी चुकी है। तो जितने भी प्रश्न मैं प्रैक्टिस में करवा चुकी हूँ उन सभी का मैं रिवीजन करवा दूंगी, ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए और कोई भी प्रश्न आपका छूटा हो तो वो आपका पूरा हो जाए। कहीं पर आपको डाउट हो, आपका डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। पहली वीडियो में मैंने 50 प्रश्नों का रिवीजन करवाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।